हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल सुजीत सिंह द कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी के जर्नी को स्टार्ट किया था। तो आइए हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर में, अगर आपने नहीं देखा है जरूर जाके देखें, जहां पर मैंने आप लोग के साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस किया था। ये जो नोट्स है बच्चों, ये एनसीईआरटी के नोट्स है। आपको जो लैंग्वेज मिलेंगे वो एनसीईआरटी के मिलेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को उस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट हैं वही मैं समझा रहा हूँ। और बच्चों ये जो नोट्स हैं ये 43 पेजेस के नोट्स हैं, जो आपको एग्जाम के लिए इनफ है। यानी कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ना ही संदीप गर्ग पढ़ना है, ना ही आपको टीआर जैन बीके ओरी पढ़ना है, और ना ही कोई राइटर्स के बारे में पढ़ना है आपको। आप सिर्फ ये 43 पेजेस करिए और आप इंडियन इकोनॉमी में 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बच्चों आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हमारा। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों आजादी के समय या उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर का ही हाल बेहाल नहीं था। ठीक है, वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था, क्योंकि 200 साल ब्रिटिश के राज करने के बाद हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इंडियन कंपनीज थी, वो सारा का सारा एक तरीके से बंद हो चुका था। ठीक है, तो उस कंडीशन में बताइए इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालात होंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ज्यादा वर्स होगा। उस कंडीशन में आपके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो यही तो पूछ सकता है कि बताओ इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे। ठीक है, उन हालातों को सुधारने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग पॉलिसीज लेकर आया गया। तो आइए इसके आंसर को हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों कह रहा है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। बच्चों डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव। अब देखिए जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो किस तरीके से भेदभाव कर रहे थे इंडियन कंपनीज के साथ में। आइए उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, टैरिफ का बच्चों एक तरीके से आप कह सकते हो एक प्रकार का टैक्स। देखिए क्या लिखा है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट इनटू इंडिया। देखिए समझिएगा बात को, ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा इंडिया है। अब इंडिया के अंदर में जो रॉ मटेरियल्स है वो बहुत ज्यादा थे, और ये ब्रिटेन है। ये क्या है? ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन वाले क्या करते थे, क्योंकि इनका राज किसके ऊपर था? इंडिया के ऊपर था। तो जो ब्रिटेन के जो ब्रिटिश थे, वो इंडिया से क्या करते थे, फ्री में रॉ मटेरियल लेकर जाते थे। यानी कि जो हमारा जो इंडिया था वो क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल था। यानी कि यहां से रॉ मटेरियल इंडिया से लेकर जा रहे हैं फ्री में, और कहां पे लेकर आ रहे हैं? अपने इंडिया के अंदर में, अपने ब्रिटेन के अंदर में। उन्होंने उस रॉ मटेरियल से क्या बनाया? सामान बनाया, प्रोडक्ट बनाए, और उस प्रोडक्ट को दोबारा कहां पे सेल करने चले गए? इंडिया के अंदर में। यानी कि एक्सपोर्ट भी फ्री हो रहा है, एक्सपोर्ट भी फ्री है, और इंपोर्ट भी फ्री है। इससे क्या होता था? इंडियन गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होता था। ठीक है, उस कंडीशन में इसी को बोला गया टैरिफ फ्री। क्या बोलते हैं इसको? टैरिफ फ्री। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन इंडिया बट अ हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। बच्चों लेकिन एक अच्छी बात क्या थी कि उस समय हमारे इंडिया के अंदर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चर्चित थी। यानी कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड था, यानी कि फैला हुआ था। लेकिन इन अंग्रेजों के वजह से क्या हुआ कि वो क्या करते थे, हमारे यहां से तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्री में, और वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर में फ्री में। लेकिन जो इंडिया की कंपनी थी, जो इंडिया की कंपनी थी, मान लो बैंगल बनाने की कंपनी है, ठीक है, बैंगल चूड़ी बनाने की जो कंपनी है, अगर वो बाहर अपने देश से बाहर अगर सामान बेचना चाहते हैं तो वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आके क्या करती थी? उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलती थी। अब बताइएगा, जब इंडियन कंपनीज से जब हैवी से हैवी ड्यूटी इंपोज किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, तो बताओ इंडियन प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो महंगा होगा या नहीं होगा? और जब प्राइस महंगा होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
तो इसी को बोला गया क्या चीज, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है, इट लीड टू डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। यही एक कारण बना कि हमारे इंडिया के अंदर में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो जड़ से खत्म हो गया, अंत हो गया उसका। बताओ यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। तो इसी को सबसे पहला पॉइंट तो यही था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि इंपोर्ट ऑफ finished goods and export of raw materials are totally free, but the British, जो ब्रिटिशर्स थे, imposed heavy duty on export of Indian product to the rest of the world। तो ये आप अपने लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हो, लेकिन आपका जो आंसर लिखने का तरीका है वो देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स के अंदर में क्या क्या चीजें कवर अप कर दिया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, सेकेंड, कंपटीशन फ्रॉम मशीन। अब ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन का मतलब क्या है। अब देखो हमारे देश के अंदर में सारी चीजें किससे बनाई जाती थी, हाथों से बनाई जाती थी, क्योंकि हमारे देश के लोग क्या थे, गरीब थे, उनके पास मशीन्स वगैरह नहीं थे। तो हमारे देश से, इंडिया से वो क्या करते थे, मान लो इंडिया के अंदर में एक कपड़े की कंपनी है, कपड़े की कंपनी मान लो एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड शर्ट बनाती है, ठीक है, खादी का, क्या चीज का, खादी का, गांधी जी के चरखे से। अब बताओ ये हैंडीक्राफ्ट में आ गया, अपने हाथ से बनाया जा रहा है। अब इंडिया के जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन बाहर लेकर जाते थे, रॉ मटेरियल, और अपने ब्रिटेन के अंदर में मशीन लगा रखा है उन्होंने, और मशीन से उन्होंने क्या किया, शर्ट बनाना स्टार्ट किया। जब उन्होंने मशीन से शर्ट बनाना स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में उनका आउटपुट बहुत ज्यादा होता था, यानी कि बहुत ज्यादा शर्ट बना लेते थे कम समय में। उनकी जो क्वालिटी थी वो हाथ से बनाए हुए शर्ट के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी थी, और उनका प्राइस भी क्या होता था, कम होता था। और इस बनाए हुए शर्ट को वो दोबारा से कहाँ लाकर बेचती थी, इंडियन मार्केट के अंदर में उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी जो इंडियन कंपनी थी वो कंपटीशन नहीं कर पा रही थी मशीन्स के आगे। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन gave the stiff competition to the handicraft industry in India due to low cost and better quality, यानी कि जो उनका प्राइस था वो बहुत ज्यादा कम था और क्वालिटी क्या था, बहुत ही ज्यादा बेहतर। ड्यू टू लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन फोर्स द इंडियन क्राफ्ट्समैन टू शट डाउन देयर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। अब देखिए, अब हमारे देश के जो घरेलू कंपनियां हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, वो परेशान हो गई इस चीज को, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी। उस कंडीशन में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपनी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, हमेशा के लिए शट डाउन कर देंगे। ऐसी स्थिति बना दिया था ब्रिटिश वालों ने हमारे इंडिया के कंपनीज को। तो 2 पॉइंट हो गए, पहला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी एंड सेकेंड हमारा क्या है, कंपटीशन फ्रॉम मार्केट। आइए थर्ड, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब बच्चों बताइएगा, अब ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर यही है कि अगर उनको कोई सामान सस्ता मिलता है और क्वालिटी अच्छा मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, उस सामान को खरीदने लग जाते हैं। सेम वही चीज हमारे इंडिया के साथ में हुआ। इंडिया के अंदर में जो इंडिया के लोग थे, जो इंडिया के लोग थे वो अपने इंडियन प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे थे, पसंद ही नहीं था इंडियन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस महंगा था और क्वालिटी क्या थी, लो थी। तो इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन कस्टमर्स थे वो किसको प्रेफरेंस देने लगे, वो देने लगे ब्रिटिशर प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देने लगे, जो आज तक चल रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, owing to British rule in India, a new class of peoples emerged in India, यानी कि बहुत सारे नए नए लोग जो है इंडिया के अंदर में आ रहे थे। उस कंडीशन में क्या हुआ, दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड। इससे क्या हुआ कि वो जो लोग थे उनका प्रेफरेंस ही अलग था, इस वजह से जो डिमांड का जो पैटर्न है वो क्या हो गया, चेंज हो गया इन इंडिया अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो ज्यादा से ज्यादा वो इंडियन प्रोडक्ट के अगेंस्ट जा रहे थे और किसके फेवर में जा रहे थे, वो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट के फेवर में जा रहे थे। रिजल्ट आपको पता है कि क्वालिटी क्या थी, बेटर थी, और जो कॉस्ट था वो क्या था, लो था।
एज अ रिजल्ट द इंडियन इंडस्ट्री टेंड्स टू पेरिस। यही एक कारण था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो सब धीरे धीरे क्या हो गई, बंद हो गई, अंत हो गया उन सबका। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। अब बच्चों न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड अगर जनरेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, ज्यादा से ज्यादा लोग किसकी तरफ जाएंगे, ब्रिटिश प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। आइए इसको भी पढ़ते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे फैसिलिटी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिएगा ध्यान से, जब ब्रिटिशर्स ने बाहर अपने फिनिश्ड गुड्स को इंडिया के अंदर में लेकर आना स्टार्ट किया तो उनके पास सबसे पहला चुनौती यही था, यानी कि सबसे पहला बैरियर यही था कि वो इंडिया के कोने कोने तक अपने प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा पा रहे थे। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट को पूरे ऑल ओवर इंडिया को पहुंचाने के लिए ब्रिटिशर्स को ना चाहते हुए भी, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ना चाहते हुए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रेलवे नेटवर्क को इन्होंने बिछाना शुरू किया और इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, ऑल ओवर इंडिया रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे क्या हो कि वो अपने फिनिश्ड गुड्स को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा सके और जिससे वो पूरा का पूरा मार्केट को क्या कर सके, पकड़ सके। वही हुआ जो होना था। ठीक है, एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट एक्सपेंडेड। इससे क्या हुआ कि जो लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश प्रोडक्ट के फेवर में जाने लगे और उनके गुड्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया। वाइल जबकि इट स्टार्ट्स श्रिंकिंग फॉर द हायर कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट। और वही एक कारण बना कि हमारे देश के अंदर में जो हमारे प्रोडक्ट जो महंगे थे, अब वो प्रोडक्ट धीरे धीरे डूबना स्टार्ट हो गया। दिस लीड टू डिके ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यही 4-5 कारण से जिसके वजह से हमारे देश के अंदर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया, अंत हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सेकंड है हमारा कंपटीशन फ्रॉम मशीन। थर्ड है हमारा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। फोर्थ है हमारा मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों कर दो। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, फॉरेन ट्रेड के बारे में। ठीक है बच्चों, इस नोट से बाहर नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं और कुछ भी आंसर्स एक्स्ट्रा नहीं लिखने हैं। आपको रिफ्रेशर्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा रिफ्रेशर पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप अपने लैंग्वेज को बनाने की कोशिश करोगे। इससे अच्छा यही है कि एनसीईआरटी को पढ़ो और एनसीईआरटी से ही नोट्स के जो कीवर्ड्स हैं उसको उठाओ और अपने लैंग्वेज में पुट करके आप लिखो। इससे आपका आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और आपको नंबर भी अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं थर्ड लेक्चर के अंदर में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, फॉरेन ट्रेड। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।